नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव एपी स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन 23 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो आने वाले शिफ्ट में लाभदायक साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन हैं। तो ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं अमन सेहरावत। ठीक है, अमन सेहरावत है इसका करेक्ट आंसर है। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में, अब यह ध्यान रखना क्या ये किससे संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। 57 kg ये फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता था अमन सेहरावत, कांस्य पदक जीता था। ये सभी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है ना कि अमन सेहरावत कौन सा पदक जीता, तो ये ध्यान रखना है ये कांस्य पदक जीता था, ये कुश्ती से रिलेटेड है। ठीक है, और ये सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। अमन सेहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। अमन सेहरावत पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में 21 साल 1 महीने और 14 दिन की उम्र में सिल्वर मेडल जीता था। कौन? पीवी सिंधु है ना, वो था 21 साल के। लेकिन ये कितने अमन सेहरावत जो है ये 21 साल 24 दिन का, वो था 21 साल 1 महीने 14 दिन का। तो इससे कम उम्र के अमन सेहरावत है। ठीक है, अब इसी तरह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है, कौन समझ लो। जैसे ये ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पैरा ओलंपिक है ना, पैरा ओलंपिक में सबसे कम उम्र के जो भारतीय कौन है पदक जीतने वाला, तो ये तो सिंपल ओलंपिक हो गया। लेकिन पैरा ओलंपिक वाला अगर पूछेगा तो क्या होगा उसका आंसर, वो है शीतल देवी है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शीतल देवी है ना। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय शीतल देवी, ये 17 साल 7 महीने 23 दिन के उम्र में ये पदक जीत लिया था। ठीक, अच्छा, सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट बोलेगा। देखिए खेल का पूरा शानदार वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं खेल से रिलेटेड। ठीक है, जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, आज सुबह ही अपलोड किए थे। ठीक है, फिर भी यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें एड ऑन में बता रहे हैं। ठीक है, सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट जो है रोहन बोपन्ना, जो कि पेरिस ओलंपिक में ये भाग लिया था। रोहन बोपन्ना 44 वर्ष की उम्र में। आज सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट जो कि पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था ये धीनिधि दे सिंधु। ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना। देखिए सबसे कम उम्र का जो विजेता था, पदक विजेता, वो है अमन सेहरावत। पैरा ओलंपिक में शीतल देवी, भाग लेने वाला सबसे कम उम्र का है ये धीनिधि दे सिंधु। ठीक है, ये तैराक के हैं, 14 वर्ष की उम्र में ये ओलंपिक में ये खेला है। ठीक है, और भारत पेरिस ओलंपिक में कुल कितना पदक जीता था, 6 पदक जीता, यानी कि 1 सिल्वर मेडल और 5 कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अब यहाँ पर इसका चार्ट देख लीजिए है ना, पदक विजेता। इसमें अब महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये आएगा कि एक पेरिस ओलंपिक में एकमात्र रजत पदक विजेता कौन है, तो जो पेरिस ओलंपिक 2024 में एकमात्र सिल्वर मेडल जीता है कौन, तो नीरज चोपड़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब नीरज चोपड़ा का ये भी खतरनाक है, कौन, ये जो मीटर थ्रो फेंकता है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 89.45 मीटर थ्रो के साथ ये जीता था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में ये सिल्वर मेडल, और ये किससे संबंधित है, तो ये भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है, बाकी ये सभी पाँच जो है ये कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर कांस्य पदक जीता है ना। ये क्या है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ये मनु या तो सरबजोत सिंह ये भी कांस्य पदक जीता है। स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक, पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक, और अमन सेहरावत कांस्य पदक ये कुश्ती में जीता है ना, फ्री स्टाइल 57 kg में। ठीक है, अब देखिए अमन सेहरावत इसमें क्या था, सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाला अमन सेहरावत है। इसमें पुरुष वाला याद रखना, आपको पूछेगा कि पुरुष हॉकी टीम जो है कांस्य पदक किस देश को हराकर जीता है, तो स्पेन को हराकर जीता है। और पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन था, हरमनप्रीत सिंह था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत कजाकिस्तान सैन्य अभ्यास जो है, देखिए सैन्य अभ्यास से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए सैन्य अभ्यास का एक अलग से वीडियो हम लेकर आएंगे। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। तो वहाँ से कहाँ हुआ, किस देश के साथ हुआ, वो सारी चीज़ें उसमें बताएंगे। ठीक है, तो ये भारत और कजाकिस्तान के साथ जो सैन्य अभ्यास हुआ था ये कहाँ हुआ था, ओली में हुआ। ओली कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, अब ये भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ था, तो इसको ध्यान कैसे रखना है। अब जैसे कि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आ जाए कि काजिंद सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ था, भारत और किसके साथ, काजिंद है ना, तो किसके साथ हुआ, देखिए काज यहीं से रिलेटेड है। काज देखिए नाम से ही रिलेटेड करेंगे, कजाकिस्तान IND से इंडिया, तो काजिंद सैन्य अभ्यास किसके बीच है,
तो भारत और कजाकिस्तान के, ये भी इस टाइप के भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो और ये हुआ था कहाँ, अभी क्या कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था उत्तराखंड के ओली में ना, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 जो है 30 सितंबर 2024 को पर्वतीय उत्तराखंड के ओली में स्थित सूर्या विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पेड़ की मोटाई और पतलापन का क्या कारण हो सकता है। तो पेड़ की मोटाई और पतलापन का कारण होता है जल होता है, ठीक है। तो पेड़ से पादप जो है चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान देना है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है उस टाइप के आपको टॉपिक वही पढ़ना है, ठीक है। बाकी चीज़ें पुरानी चीज़ें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आप एनालिसिस देखिए और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है बस उस टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जल क्या है, पेड़ों की जड़ों की पर्याप्त जल मिलने से पेड़ स्वस्थ और मोटा हो सकता है, जल की कमी से पेड़ कमज़ोर और पतला हो सकता है। अब यहाँ पर दो कतई जहर प्रश्न आता है, कौन सा मालूम, कि पौधों में जड़ से पत्तियों और तना तक जल का परिवहन कौन करता है। तो जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है, ये ध्यान रखना है, जल का करता है जाइलम, ठीक है, आपको पहले भी बताएं, जल का करता है जाइलम। और भोजन का परिवहन कौन करता है, तो भोजन का करता है फ्लोएम ऊतक। ये दोनों है ना जटिल ऊतक है, फ्लोएम, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना, हमेशा याद रहेगा कैसे, जल जाइलम, जल जाइलम, जल का वहन करता है पौधों में कौन, जाइलम, जल जाइलम, और भोजन का करता है फ्लोएम। तो याद इसको कैसे करेंगे, भोजन को बोलना क्या, फूड, फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, फूड का वहन करेगा कौन, फ्लोएम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो वो है पोटेशियम, ठीक है। अब देखिए इसको आपको हम पिछले एनालिसिस में आपको बताए थे, देखिए ये अगर जाकर देखेंगे 20 दिसंबर का ऑल शिफ्ट का जो आपको वीडियो बताए थे, है ना, आप जाकर चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। देखिए इसमें आपको बता दिए थे कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये वाला चार्ट हम इसमें अटैच कर दिए थे, इसको ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना है। और सबसे पहला प्रश्न पूछ लिया गया, देखिए पोटेशियम का, ठीक है, क्या पूछा था, है ना, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। देखिए यहाँ जो लोग इस वीडियो को देखें तो वो लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, बेईमानी नहीं करना है, ठीक है ना। इसलिए जो लोग भी देखें कि हाँ ये प्रश्न हम लोग देखें, और जो लोग नहीं देखें वो चैनल पर अभी जाकर देख सकते हैं, ये पढ़ाया हुआ आपका एनालिसिस से क्वेश्चन ये आया है, ठीक है ना। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। एक बार फिर आपको यहाँ पर बताते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील से सबसे नीचे तक आना है, ठीक है, ये ऐसे नीचे से ऊपर तक, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। अब देखिए यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिया, बोलेगा कि इनमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगर ऑप्शन में, इसको बड़ा करते हैं, ठीक है, अगर ऑप्शन में पोटेशियम नहीं है तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला चार्ट याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो अच्छा, इसको आपको कब बताए थे ये वाला, इसमें क्वेश्चन आया था क्या मालूम, इसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सी धातु जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसी सिलसिले में आपको ये पूरा चार्ट बताए थे आपको, है ना, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, कि जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है ये गोल्ड, क्योंकि ये कम क्रियाशील जो है, जो कम क्रियाशील होती है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो गोल्ड आंसर हुआ था उस समय। तो इसी सिलसिले में आपको पूरा ये चार्ट बताए थे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, पोटेशियम है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर, उसके बाद मरकरी, सिल्वर, सबसे नीचे गोल्ड, उससे भी नीचे का आता है प्लेटिनम, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, तो ये चार्ट आपको याद रखना है। सबसे अधिक क्रियाशील हो गया कौन, पोटेशियम, सबसे कम में आ जाएगा सोना या तो इधर प्लेटिनम, ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मानव पाचन तंत्र में पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम क्रमशः किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो पेप्सिन जो है ये निकलता है कहाँ से, पेट से, और ट्रिप्सिन जो निकलता है ये अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। तो याद रखना है, पेप्सिन पेट से और ट्रिप्सिन है अग्नाशय से, ठीक है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम है जो कि आमाशय और अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अब देखिए ये जो ट्रिप्सिन है ना, अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है, 3 एंजाइम निकलता है, वो तीनों का आपको याद रखना है, ठीक है। वो तीनों एंजाइम जो है, एक है लाइपेज, ठीक है, और एक है एमाइलेज, और एक है ट्रिप्सिन, ठीक है। ये 3 एंजाइम अग्नाशय से निकलता है। अब लाइपेज का क्या काम है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं, तो याद रखना है। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है लाइपेज। एमाइलेज जो है स्टार्च या तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है,
ये प्रोटीन को तोड़ता है, यानी प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, इसको याद रखना है। लेट है ना, LAT, लेट यानी कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम है। जैसे अग्नाशय से एक निकलता है ना हार्मोन, जो पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, तो उसी तरह ये 3 एंजाइम है जो कि अग्नाशय से निकलता है। और वही प्रश्न ही देखिए यहाँ से पूछा गया है। तो अगर इसमें पेप्सिन का अगर नहीं भी मालूम होता तो ऑप्शन से आपको आसानी से टिक लग जाता है। ये ट्रिप्सिन का अगर मालूम होता है ना, लेट है ना, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, तो ये तीनों का कार्य भी याद रखना है। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन, एमाइलेज स्टार्च का पाचन, और ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन प्रोटीन है ना, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो पेप्सिन जो है अमाशय स्थित गैस्ट्रिक मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और यह भोजन में मौजूद प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, और क्या चीज़ें यहाँ, पेप्सिन को अपनी क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है और इसलिए स्रावित अम्ल यह कार्य करता है। ट्रिप्सिन या पाचन तंत्र का एक प्रोटीएज है जो अग्नाशय में एक निष्क्रिय अग्रदूत ट्रिप्सिनोजेन के रूप में निर्मित होता है। इसके बाद इसे छोटी आंत में स्रावित किया जाता है जहां एंटेरोकाइनेज प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज ट्रिप्सिन को सक्रिय करता है। एक प्रश्न और यहाँ याद रखना है, कौन सा, कि अगर पूछा जाएगा कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको मालूम है HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अमाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, कौन सा उत्तक पौधे को कठोर और सख्त बनाता है, तो स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, कौन सा बनाता है, तो स्क्लेरेंकाइमा। अब इसको देखिए, ये आपको जो 20 दिसंबर का है, एक ही वीडियो से कितने प्रश्न पूछा गया है। देखिए 20 दिसंबर का ऑल शिफ्ट का जो है एनालिसिस करवाए थे, उसमें आप देख सकते हैं ना, एक 1 डे एगो है ना, तो इसमें आपको बताए थे। और क्या है मालूम, बुतरू जैसा आपको है ना रटाए थे कि कोलेंकाइमा लचीला प्रदान करता है। और ये पूछेगा, देखिए यहाँ है ना, सर्किल ऐसे कर दिए थे कि ये पूछेगा, याद रखना है, ये पूछ लिया है, ये पूछेगा। जो लोग नहीं देखें वो आप वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा, कैसे आपको बताएं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग चैनल पर बने रहें। ठीक है, और उसी से रिलेटेड आपने रूम में भी पढ़ें, तो रिलेटेड चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, आप निश्चित रूप से सफल हो जाइएगा। हर पल का सदुपयोग कीजिए, सफल तो होना ही है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ तीनों बताए थे कि एक पूछ लिया कोलेंकाइमा, जो लचीलापन, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था उस समय क्या, पौधों में लचीलापन के लिए जिम्मेदार उत्तक कौन सा है, तो है कोलेंकाइमा। और एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बताए थे कि पौधों में कठोरता और मजबूती प्रदान करता है कौन, स्क्लेरेंकाइमा। अब पेरेंकाइमा क्या करता है, उत्तकों के कार्य भंडारण, प्रकाश संश्लेषण और पौधे को पानी पर तैरने में मदद करता है। तो इसको ऐसे बताते कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन से रिलेटेड ये भंडारण करता है, तो प्रकाश संश्लेषण पेरेंकाइमा ऐसे रिलेट कर देना है। ठीक है, और यानी कि इससे क्या होगा, तीनों रिलेट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है यानी भंडारण होता है, और ये पानी पर तैरने पर कुछ पौधों को ये मदद करता है, पेरेंकाइमा। ठीक है, और स्क्लेरेंकाइमा ये हो गया पौधों में कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, और स्क्लेरेंकाइमा जो होता है ना, ये कठोर उत्तक होता है। ठीक है, कठोरता प्रदान करता है। जो नारियल का जो छिलका होता है ना, ये इसी उत्तक का बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ जाता है कि नारियल का छिलका किस उत्तक का बना होता है, तो स्क्लेरेंकाइमा उत्तक का बना होता है। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा उत्तक में क्या होता है, मृत कोशिकाएं पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्लेरेंकाइमा सरल अस्थायी उत्तक है। देखिए ये तीनों, जो कोलेंकाइमा है, स्क्लेरेंकाइमा है, ये पेरेंकाइमा, ये तीनों सरल अस्थायी उत्तक है। और जो जाइलम और फ्लोएम है वो जटिल उत्तक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पेरेंकाइमा खाद्य भंडारण, प्रकाश संश्लेषण, देखिए पो से रिलेट कर देना, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण और पौधे के जीवन की अन्य गतिविधियों में शामिल होता है। कोलेंकाइमा लचीलापन प्रदान करता है और ये सहारा प्रदान करता है पौधों में। ठीक है, और जाइलम उत्तक जो कि पौधों में पानी को ऊपर ले जाता है। जाइलम है ना, जाइलम, पानी नहीं बोलना, जल बोलना। ठीक है, जाइलम। और भोजन का फूड बोलना है ना, फूड फ्लोएम, भोजन का कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, यह वाहिकाओं या तो ट्रेकिड्स, जाइलम, पेरेंकाइमा और जाइलम फाइबर से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, साल 2024 के लिए MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है,
तो ये सम्मानित किया गया कि इसको अनंत दर्शन शंकर को। यह पुरस्कार रोटरी क्लब और मद्रास ट्रस्ट ने केबिंग केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर दिया है। ठीक है, अब देखिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2 है। अब जो पूछा गया होगा वो ध्यान रखना। दो, जैसे कि देखिए एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ये अनंत दर्शन शंकर को मिला है। लेकिन एक सिंपल है, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? बीआर कंबोज को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोनों चीज़ें याद रखना आपको, है ना। पर्यावरण वाला अनंत दर्शन शंकर और सिंपल एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 ये बीआर कंबोज को दिया गया। ठीक है, देखिए पुरस्कार से संबंधित वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो जरूर एक बार देखिएगा उसको। कुछ और भी यहाँ पर इस पुरस्कार आपको यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सुकृता पॉल कुमार को। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसे मिला? सुकृता पॉल कुमार को मिला। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार पूछे तो चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला? तो चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मोहम्मद सलेम को मिला है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? मोहम्मद सलेम को मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको बता देना है, कमेंट में बताइएगा कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जो है किस भारतीय हवाई अड्डा को मिला है। ठीक है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको मिला है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये फिलिप नायस को दिया गया है, निर्माता। ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नायस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व के खिंचाव के कारण ऊपर और नीचे की तरफ तनों और जड़ों की क्रमशः वृद्धि होती है। क्या बोला? देखिए गुरुत्व के खिंचाव के कारण ऊपर और नीचे की तरफ तनों और जड़ों की क्रमशः वृद्धि होती है, तो वो क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। इसको ऐसे समझिए, देखिए तना किसी पौधे का वह हिस्सा होता है जो ज़मीन के ऊपर बढ़ता है ना। तना क्या होता है? ज़मीन से ऊपर बढ़ता है, ऊपर, जबकि जड़ जो है ये ज़मीन के नीचे बढ़ती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की प्रतिक्रिया के सापेक्ष पौधों के हिस्सों की वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है ना। गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। अब पौधे के तनों के ऊपर की ओर वृद्धि जो है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। जैसे पौधे के तनों के ऊपर वृद्धि करेगा तो ये ऋणात्मक कहलाता है। क्यों? कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है ना। गुरुत्वाकर्षण क्या है? नीचे की ओर जाता है, तो ये ऊपर जा रहा है। तना जब ऊपर बढ़ेगा तो ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। और जड़ों के नीचे की ओर वृद्धि को धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जड़ों के नीचे जाएगा इधर तो ये धनात्मक ही कहलाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। अच्छा, प्रकाशानुवर्तन अगर पूछे किसको कहा जाता है, तो प्रकाशानुवर्तन यानी कि प्रकाश की दिशा में पौधों की वृद्धि, जैसे सूरजमुखी फूल होता है प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। जलानुवर्तन पानी या तो नमी की ओर पौधों के हिस्सों की वृद्धि। रसानुवर्तन यानी कि कुछ रासायनिक पदार्थों की प्रतिक्रिया में पौधों के अंगों की वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ब्रेड मोल्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रेड मोल्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये राइजोपस है। ठीक है, क्या नाम है? राइजोपस। राइजोपस जो है, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है क्योंकि यह ब्रेड को खराब करने में शामिल है। इसी तरह कुछ शब्द है आपको ध्यान रखना है इसको। एगारिकस, ये क्या है? मशरूम का वंश है एगारिकस। जिस तरह से राइजोपस क्या है तो ब्रेड मोल्ड का वैज्ञानिक नाम है, तो उसी तरह आपको 2-4 शब्द और याद रखना है। कौन सा? एगारिकस, ये मशरूम का वंश है। और एस्परगिलस ये क्या करता है? भोजन विषाक्तता का कारण बनता है। एस्परगिलस भोजन विषाक्तता का कारण बनता है। अब पेनिसिलियम, पेनिसिलियम तो पेनिसिलिन से याद ध्यान होगा, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन है। और ये क्या है? पेनिसिलियम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन करता है। ठीक है, पहला एंटीबायोटिक कौन सा है? तो पेनिसिलिन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल जो बना है चराईदेव मोइदाम, ये किस राज्य में स्थित है? चराईदेव मोइदाम ये किस राज्य में स्थित है? अब देखिए, जो आपका ग्रेड 3 वाला एग्जाम एक ही दिन हुआ है 20 तारीख को। ठीक है, तो 20 तारीख को ही हम क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड, और आपको हम एनालिसिस में बताए थे। ये देखिए, और वहीं से आज फिर बताएंगे। देखिए, ये देख रहे हैं 2 दिन एगो। ठीक है,
ये वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए। भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल असम के मोइदम को किस महीने में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो ये हुआ था 26 जुलाई 2024। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसी में हम आपको सब चीज़ बताए थे कि ये देखिए असम के मोइदम को, है ना, 26 जुलाई 2024 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और यह है ना, ये क्या है, ताई अहोम के शाही परिवारों का ये दफन स्थल है। और सारी चीज़ें आपको बताए थे कि आपको चार को यहाँ याद रखना है। आपको बताए थे कि 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, 41वां कौन सा, देखिए बताया हुआ है ना। तो 40वां जो विश्व धरोहर स्थल, अभी फिर बताते हैं, याद रखना है ना। देखिए 40वां विश्व धरोहर स्थल ये धौलावीरा है, कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। और 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो वो शांति निकेतन, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और 42वां जो है वो होयसल मंदिर समूह, कहाँ है, कर्नाटक में है। और 43वां जो है ये यही है, मोइदम, है ना, मोइदम वाला, ये कहाँ है, असम में है, ठीक है। तो एक बार फिर समझिए, 40वां है विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा, कहाँ है, गुजरात में। 41वां है शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में। 42वां है होयसल मंदिर समूह, कहाँ है, कर्नाटक में है। और 43वां है मोइदम, ये कहाँ है, असम में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो जो लोग नहीं देखें वो जरूर देखिएगा, है ना। आपको ये आपको मिलेगा कहाँ, जाइएगा थर्ड शिफ्ट में, देखिएगा 20 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस जो है उसमें एक है ऑल शिफ्ट वाला, ठीक है, लेकिन एक है देखिएगा इसमें मिलेगा आपको 37 मिनट 10 सेकंड पे ये आपको अच्छे से बताया हुआ है चारों विश्व धरोहर स्थल के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें और कुछ 2-4 चीज़ें ध्यान रखिए, क्या मालूम, जैसे कि ये यूनेस्को है ना, यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था मालूम? यूनेस्को की स्थापना हुआ था 1945 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। अब यूनेस्को जैसा ही एक और है नाम है, क्या है मालूम, वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ, तो वो होता 1946 में। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है न्यूयॉर्क, ठीक है। अब ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है कभी, क्योंकि नाम एक जैसा है, यूनिसेफ और यूनेस्को, कन्फ्यूजन इसका मुख्यालय में होता है। तो यूनेस्को का मुख्यालय यूनेस्को, देखिए यूनेस्को है ना, ने करेंगे यूनेस्को, तो आयकर आएगा, तो ये पेरिस, ऐसे रिलेट कर लेना, ठीक है। यूनेस्को का है पेरिस, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यूनिसेफ का हो जाएगा न्यूयॉर्क, ठीक, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया था कि 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक और दिव्यांगजन लोगों के लिए क्या शुरू किया गया है ना। तो जो भारत निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा क्या शुरू किया गया था, तो भारत चुनाव आयोग द्वारा, है ना, एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए पहली बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान किया था, ठीक है, बैलेट पेपर के द्वारा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है, जैसे कि अच्छा, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ अगर पूछे तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और यही 25 जनवरी से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। अच्छा, निर्वाचन किस भाग में, तो भाग 15 में है। और किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद निर्वाचन 24 है ना, 324 में है, ठीक है। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न और याद रखना है, कौन सा यहाँ, कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था, तो ये लागू हुआ था 1989 में। चलिए नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2024-25 किसने पेश किया, तो सिंपल कहना है कि केंद्र जो है बजट की बात है तो वित्त मंत्री कौन है, तो ये है ना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, है ना। वित्त मंत्री बजट पेश करता है, तो वित्त मंत्री कौन है, ये पूछा गया था निर्मला सीतारमण। और ये 7वीं बार बजट पेश किया था 2024-25 में, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण मंत्री है, देखिए मंत्री से भी पीछे भी है ना क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए कुछ सारे मंत्री जो आपको याद कर लेना है, आपकी कुछ आपको यहाँ पर बताते हैं। जैसे अभी वर्तमान में जो महत्वपूर्ण है, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है। वर्तमान रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री कौन है, तो चिराग पासवान है। शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 यूनिट बराबर कितना वाट होता है, ये पूछा गया था, तो 1 किलो वाट घंटा होता है ना, 1 यूनिट बराबर
1 किलोवाट घंटा यानी कि 1000 वाट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि घरेलू ऊर्जा खपत मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो किलोवाट घंटा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रासायनिक सूत्र C3H5OH का IUPAC नेम पूछा था ना, IUPAC नेम पूछा था, क्या है, तो C3H5OH का IUPAC नेम का है, तो इथेन 1 ऑल या तो एथेनॉल है ना, इथेन 1 ऑल या तो इथेनॉल, ये C3H5OH का IUPAC नेम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। एक और याद रख लेना आपको, देखिए इथेनॉल को सामान्य नाम एथिल अल्कोहल है। इथेनॉल का सामान्य नाम क्या है, एथिल अल्कोहल है। अगर क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए CH3COCH3 है ना, CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है, तो इसका है प्रोपेनोन है ना, इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन है, और इसे एसीटोन या तो डाई मिथाइल कीटोन कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए, देखिए ऊपर क्या था, C3H5OH का नाम है इथेन 1 या तो एथेनॉल, और CH3 अब फिर COCH3, इसका IUPAC नाम क्या है, प्रोपेनोन है ना, प्रोपेनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि HCl होता है, पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन स्त्रावित करता है, तो जठर यानी कि पेट स्टोमक है ना, आमाशय बोलिए, आमाशय में तो ये पाया जाता है ना ये अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह जठर में स्त्रावित होता है और पेट के भीतर pH को कम करके भोजन को पचाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या मिश्रण है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन में क्या वायु था, तो वायु क्या एक मिश्रण है, वायु जो है एक मिश्रण है। मिश्रण एक होता है यौगिक। यौगिक किसको बोलते हैं, जो एक निश्चित अनुपात में जो रहता है मिला हुआ वो यौगिक कहलाता है, और जो निश्चित अनुपात में नहीं मिला रहता है वो मिश्रण रहता है ना। जैसे H2O ये क्या है, एक यौगिक है, एक संयुक्त यौगिक है, ना कि मिश्रण है, क्योंकि यह 2 तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात में संयोजन है। अब वायु क्या एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें विभिन्न गैसें जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर मिश्रित है, और यह मिश्रण किसी निश्चित अनुपात में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इसमें किसमें मृत उत्तक होता है, तो मृत उत्तक होता है किसमें मालूम, मृत उत्तक जो होता है स्क्लेरेंकाइमा में, स्क्लेरेंकाइमा के जो होता है वो उसमें मृत उत्तक पाया जाता है। और नारियल का जो छाल है या छिलका है ये किस उत्तक का बना होता है, तो ये स्क्लेरेंकाइमा उत्तक का बना होता है। तो ये नारियल की छाल में क्या हो गया, मृत उत्तक पाया जाएगा। ठीक, अच्छा स्क्लेरेंकाइमा की दीवारें किसकी बनी होती है, अगर ये पूछा जाए स्क्लेरेंकाइमा की दीवारें किसकी बनी होती है, तो लिग्निन और सेल्यूलोज का बना होता है, लिग्निन और सेल्यूलोज का बना होता है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो सेल्यूलोज का बना होता है। नेक्स्ट है एल्केन का क्लोरीनीकरण कौन सी अभिक्रिया है, तो एल्केन का क्लोरीनीकरण ये क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये एल्केन का क्लोरीनीकरण ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट आया था कि ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है या तो फास्फोरस, कौन है द्विपरमाणुक, इसमें से कौन सा है, ऑक्सीजन है या तो फास्फोरस है। तो देखिए ऑक्सीजन कैसे लिखा था O2 और फास्फोरस कैसे लिखा था P4। अब बताइए कि कौन सा है द्विपरमाणुक, तो दो कहाँ है इसमें, ये है ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक है जबकि फास्फोरस बहुपरमाणुक है। ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक अणु है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन करीब 21% है। ऑक्सीजन से और क्या चीज़ याद रखना है, ऑक्सीजन से 3 प्रश्न याद रखना है यहाँ पर, कौन कौन सा, देखिए मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी के भूपर्पटि में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन ही है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टल ने किया था ऑक्सीजन की खोज, और हंसाने वाली गैस यानी N2O नाइट्रस ऑक्साइड की खोज भी जोसेफ प्रिस्टल ने किया था। ठीक है, याद रखना है, ऑक्सीजन और हंसाने वाली गैस दोनों की खोज जोसेफ प्रिस्टल ने किया था। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी से क्वेश्चन आया था, क्या आया था पता नहीं, ठीक है, लेकिन आंगनबाड़ी से क्वेश्चन आया था, तो आंगनबाड़ी से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। आंगनबाड़ी योजना की शुरुआत कब हुआ था, 1975 में हुई थी। भारत सरकार ने इसे एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। किस कार्यक्रम के तहत, एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी की शुरुआत हुई थी। इसका मकसद क्या है, आंगनबाड़ी जो योजना का मकसद है कि बच्चों के कुपोषण और भूख से निपटना था। और आंगनबाड़ी का मतलब क्या होता है,
आंगनबाड़ी का मतलब होता है आंगन आश्रय, ठीक है। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है ये कि आंगनबाड़ी केंद्र में देश के बच्चों के लिए पूर्व स्कूली गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। मतलब आयु पूछा है कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है ना पूर्व स्कूली गतिविधियों का आयोजन किया जाता है आंगनबाड़ी में, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर ये आता है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, तो इस कौन करता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, है ना। सक्षम आंगनबाड़ी और 2.0 की योजनाओं का कार्यान्वयन करता है तो कौन सा मंत्रालय? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक होता है अंत्योदय योजना किससे संबंधित है, किसके लिए? तो ये ध्यान रखना है, अंत्योदय योजना जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए होता है, अंत्योदय योजना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था कि पेरिस ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कौन सा पदक जीता, ठीक है। कौन सा पदक जीता है सुमित अंतिल ने? तो ये देखिए स्वर्ण पदक जीता था, और इसका देखिए पूरे लिस्ट आपको बताए थे, PDF में भी आपको डाले हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर, और अच्छे से आपको गोल करके बता दिए थे घेरा करके कि देखिए सुमित अंतिल स्वर्ण पदक जीता है ना। देखिए ये सब क्या है, प्रूफ के साथ है ना, देख लीजिए आप। 2 दिन एगो ये आपको बताया हुआ, और ये भी बता दिए कि ये पूछेगा, ध्यान रखना है ना। रेड कलर कर दिए थे, देखिए इसमें कहीं नहीं किए ना, यहाँ किया हुआ ना, देखिए है ना। सुमित अंतिल कौन सा पदक जीता? सिंपल यही पूछा, तो क्या पूछा देखिए कि सुमित अंतिल 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कौन सा पदक जीता, तो ये है स्वर्ण पदक, ठीक है। यही चार्ट से आपको बताए थे, देखिए ये चार्ट फिर आपके लिए ला दिए हैं, इसमें अटैच कर दिए हैं, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिएगा। और स्वर्ण पदक जो है ना मेन है, स्वर्ण पदक इसमें सब देखना, ठीक है। तो देखिए स्वर्ण पदक इसमें कौन कौन जीता? अवनी लेखरा है जो कि 2 बार स्वर्ण पदक जीती है ये, और इसका एकमात्र भारतीय जो कि 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली है। अवनी लेखरा राजस्थान के स्वर्ण पदक यहाँ एक ये जीते हैं। और कहाँ है स्वर्ण पदक? देखिए यहाँ पर है, एक है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार स्वर्ण पदक जीता है, नीतीश कुमार स्वर्ण पदक जीता है। और सुमित अंतिल जो है ये स्वर्ण पदक जीते हैं, है ना, एथलीट खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। और कौन सा है यहाँ? हरविंदर सिंह तीरंदाजी से स्वर्ण पदक जीता है, और धर्मवीर एथलेटिक्स से ये स्वर्ण पदक जीता है। और कौन सा है? एक प्रवीण कुमार है, ठीक है, स्वर्ण पदक जीते हैं एथलेटिक्स से, प्रवीण कुमार स्वर्ण पदक है। और लास्ट में कौन है? नवदीप सिंह है, स्वर्ण पदक जीता है। टोटल 29 पदक जीता था, ठीक है। ये पैरा ओलंपिक की बात हो रही है ना। तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार फिर आपको पैरा ओलंपिक का एक बार फिर आपको सरसरी निगाहों से बताते हैं। स्वर्ण पदक एक है अवनी लेखरा, स्वर्ण पदक है। और फिर है आपका नीतीश कुमार है, स्वर्ण पदक। सुमित अंतिल है, स्वर्ण पदक। और ये इसका चार्ट पूरा आप देख लीजिएगा एक बार, है ना, टेलीग्राम पे डाल देंगे, देख लीजिएगा। और हरविंदर सिंह है, स्वर्ण पदक। धर्मवीर है, स्वर्ण पदक जीता है, धर्मवीर भी स्वर्ण पदक जीता है ना। और आपका प्रवीण कुमार जी हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये नवदीप सिंह भी स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या? कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र क्या है? ये कैल्शियम ऑक्साइड का CaO है ना। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO है। अब सूत्र से रिलेटेड आपको यहाँ पर चार्ट आपको दे दिए हैं, आपको इसमें शायद अटैच नहीं किए, तो सूत्र वाला भी है ना, आपको याद कर लेना, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 5 kg द्रव्यमान का 5 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, किसी भी क्षण उसमें कितनी ऊर्जा होगी? देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल वाला ये। और एक आया था जो कि मृत कोशिकाएं किस में पाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आपका साइंस से, रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो पूछा है, दोनों प्रश्न, ठीक है। तो ये क्या पूछा है, ये वाला क्या होता है मालूम? जैसे इसको साइंस के क्लास चला रहे थे अभी हम लोग, तो उसमें बहुत क्वेश्चन इस तरह का बताएं, जो कि इसमें क्या होता है, अस्थितिज ऊर्जा जो होता है mgh होता है, ठीक है। जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा 5 kg है, एक पिंड 5 मीटर हाइट से नीचे गिरता है, तो उसमें नीचे गुरुत्वीय त्वरण होगा g, और द्रव्यमान यहाँ m, और ऊंचाई क्या हो गया h।
तो mgh फॉर्मूला लगता है। वो पूछा किसी भी क्षण उसमें कितनी ऊर्जा होगी, तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पूछा जा रहा है, तो mgh होगा। तो m है 5 और g का मान कितना होता है 9.8 होता है, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिया रहता है तो आप 10 मानते हैं, 9.8 यानी 10 के आसपास है। और फिर कितना है, ऊंचाई क्या है 5 मीटर, तो कितना हो गया 25 गुना 10 250। तो 250 ऑप्शन में 2-3 जगह होगा, ठीक है, मतलब 1-2 जगह जरूर होगा, तो 250 रहता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ जूल पे ध्यान देना है ना, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो जूल वाला टिक करना, इन्हें कि दूसरा में 250 कहीं भी टिक कर दिए, ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आवेश की गतिशीलता का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश की गतिशीलता का एसआई मात्रक है मीटर स्क्वायर और वोल्ट सेकेंड, है ना, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। आवेश की गतिशीलता का एसआई मात्रक है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड है, ठीक है। तो ये क्या है, मात्रक से क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में, ठीक है। तो मात्रक से आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि ये है ना, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब है, घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है, श्यानता का न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर है, चाल का एसआई मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का ऑस्ट्रेड होता है, संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है ना, तो सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखना है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, गुरुत्वीय त्वरण का भी यही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या तो न्यूटन भी होता है। भार का भी वही सेम होता है, दोनों का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, पॉइज होता है। बल नियतांक का किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कार्य और जूल ये दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, जूल प्रति सेकंड। वेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, है ना। आवेग का है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड। विद्युत ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण का होता है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, जड़त्व आघूर्ण का है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। कोणीय संवेग का है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। देखिए जड़त्व आघूर्ण का है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, कोणीय संवेग का है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। कोणीय संवेग का किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। एक है कोणीय वेग है सिंपल, तो वह रेडियन प्रति सेकंड है। कोणीय संवेग में किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, तो वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला या तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है, हेनरी। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। लेकिन प्रतिरोधकता का अगर पूछे, प्रतिरोधक देखिए प्रतिरोध का ओम है, अगर पूछेगा प्रतिरोधकता तो ये थोड़ा बड़ा हुआ, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देना, ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता का क्या होगा, ओम मीटर। प्रतिरोध का है ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। नेक्स्ट है कि विभव या तो विभवांतर, ये दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ताप का केल्विन, ऊष्मा का कैलोरी, ऊष्माधारिता का जूल प्रति केल्विन। ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर। विद्युत आवेश का कूलाम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का किलोग्राम मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, हर्ट्ज होता है ना। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। ठोस कोण का अस्टेरेडियन। कोण का होता है रेडियन, ठोस कोण का अस्टेरेडियन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल। प्रदीप्त घनत्व का लक्स। प्रदीप्त घनत्व का लक्स। दूरी का एसआई मात्रक प्रकाश वर्ष। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सा होता है, तो होता है पारसेक। और समुद्री गहराई का फेदम। समुद्री गहराई का एसआई मात्रक फेदम है। अब विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा का जो घरेलू माप होता है किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, एक करंट 1 एम्पियर और 8 मिनट में कितना ऊर्जा बहेगा। तो देखिए
ये काफ़ी महत्वपूर्ण कतई जहर प्रश्न है। एक बार है ना किसी एग्जाम में ये सिंपल ये सूत्र पूछ दिया गया था कि आवेश बराबर क्या होता है। वहीं से ये क्वेश्चन देखिए आया है फिर कि करंट 1 एम्पियर और 8 मिनट में कितना ऊर्जा बहेगा। तो देखिए ऊर्जा कितना बहेगा तो निकालना क्या, आपको क्यू निकालना है आवेश, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या होगा आई इंटू टी। आई क्या दिया हुआ है, मतलब करंट जो धारा दिया हुआ है 1 एम्पियर यानी 1 गुना टी, समय कितना दिया हुआ 8। तो ये सेकंड में ऑप्शन में था तो सेकंड में निकलता है ये, तो इसमें सेकंड में यानी कि 60 से गुना कर देंगे तो यही आंसर हो जाएगा 8 × 48 है ना 480 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो फॉर्मूला ये याद रखना है, आवेश धारा और समय का संबंध क्या होता है, क्यू बराबर यानी आवेश बराबर धारा गुना समय है ना, क्यू बराबर आई इंटू टी, क्यू बराबर आई इंटू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38वीं महाराष्ट्र राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था। 38वीं महाराष्ट्र राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कहाँ हुआ था, तो 38वीं महाराष्ट्र राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये 2024 में कहाँ हुआ, पुणे के बालेवाड़ी में हुआ था है ना, पुणे में हुआ था। ये ऑप्शन में क्या था, पुणे था, करेक्ट आंसर इसका पुणे हो गया था है ना। पुणे के बालेवाड़ी में शिवा छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा में याद रखना आपको कि दूसरी महाराष्ट्र राज्य अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ना, महाराष्ट्र राज्य अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये 2024 को कहाँ हुआ था, तो रायगढ़ के उलवे में रिलायंस स्पोर्ट्स फाउंडेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन क्या, परमाणु संख्या हमेशा बराबर होती है। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु संख्या हमेशा नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब ये वाला भी क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, ठीक है, जाकर देखिएगा। इसमें कौन सा वही वाला 20 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। और कौन सा क्वेश्चन आया था तो हम बताए थे, देखिए ये क्वेश्चन आया था आपका कि परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर या तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। यहीं पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको बताए थे, सारी चीज़ें बताए थे कि परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, देखिए कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या बोलिए या तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी, ठीक है, वो तीनों एक ही चीज़ होता है। इस तरह से आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो नहीं देखें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको मज़ा आएगा, है ना। तो वहीं से ये क्वेश्चन देखिए जो बताया हुआ है वो पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है। फास्फोरस की परमाणु संख्या है 15 है ना, फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी है तो 15 है, ठीक है। फास्फोरस का परमाणु संख्या हो गया 15, ठीक है। और फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 हो गया, ठीक है। और इसका जो होता है क्या होता है, संकेत पी होता है, ठीक है। परमाणु संख्या हो गया 15। अच्छा, फास्फोरस से कुछ और क्वेश्चन आता है, जैसे कि सोडियम को किस में रखा जाता है, मालूम, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अब फास्फोरस को किस में रखा जाता है तो जल में रखा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना, फास्फोरस को कहाँ किस में रखा जाता है तो जल में रखा जाता है। अब यहाँ पर क्या देखिए, परमाणु संख्या से पूछ लिया फास्फोरस की परमाणु संख्या, तो आपको कम से कम 1 से 30 तक है ना, 30 तक परमाणु संख्या को आपको याद रखना है, ठीक है। तो परमाणु संख्या आपको याद रखना है किसका कितना है। अब यही चार्ट से देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी है ना, तो कितनी 15 है। तो आपको ये सभी याद रखना है, ठीक है। तो ये तो याद ही होगा, एक बार जरूर रिवीजन करिएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, तो इसको तो याद होगा है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी कि हो ही ली बे बो का ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 तक है ना। तो इस तरह से आपको याद किए होंगे। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन की परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन का 7। 7 करके याद करिएगा, ठीक है ना, हो ही ली बेबो का ना। और उसके बाद 7 तक हो जाएगा, फिर 8 से करिएगा ओ, फ्लो, नी, सो, मेग, एल, सी, ये फिर 7 हो जाएगा 14, ठीक है। तो ओ से हो गया 8 से स्टार्ट होगा, तो ऑक्सीजन का हो गया 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है 13, सिलिकॉन का 14, ये 14 हो गया। 7 7 14, फिर 7 को याद करना है ना, 21 तक चलेंगे अब फिर। तो इसके चलेंगे फो, सो, क्लो, आ, पो, के, अस्के, है ना। फो, सो यानी फास्फोरस, सल्फर
है ना, फोसो क्लो यानी क्लोरीन, आ यानी आर्गन, पो के यानी पोटेशियम, कैल्शियम, है ना अस्केंडियम। तो फास्फोरस का है परमाणु संख्या 15, सल्फर का 16, सल्फर 16 नाम से याद रहेगा, सल्फर 16, सल्फर 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का परमाणु संख्या 18, पोटेशियम का 19, है ना, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19, इसका संकेत क्या है के, पोटेशियम का है के, और परमाणु संख्या 19 है। कैल्शियम का 20 परमाणु संख्या, और अस्केंडियम का 21 है। तो इस तरह से 21 याद हो जाएगा, फिर इसको याद कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। और बात करते हैं टिटेनियम का है, टाइटेनियम का 22, और बेनेडियम का परमाणु संख्या 23, क्रोमियम का 24, और मैग्नीज का कितना 25, मैग्नीज का परमाणु संख्या है 25, लोहा का कितना है 26, लोहा का परमाणु संख्या है 26, कोबाल्ट का है 27, निकेल का है 28, और निकेल का 28 है, और 30 तक अगर याद करते हैं तो लास्ट वाला कौन कौन सा होगा, तांबा और जस्ता, है ना, लास्ट ये दो होगा। तो इसको याद रखना है ताज़ा, ताज़ा से 29 30, ठीक है, ताज़ा से क्या होगा तांबा 29, और ताज़ा जो से जस्ता 30, ठीक है। तो 30 तक ये लास्ट याद करना, लेकिन इससे आगे भी कर लीजिएगा, लेकिन मोटा मोटी याद इतना बताएं कि याद 30 तक करना है, तो इससे 2 याद रहेगा आपको, है ना, ताज़ा यानी कि लास्ट दोनों है तांबा 29, जो से हो गया जस्ता, है ना 30 परमाणु संख्या, ठीक है। और इसमें क्या है महत्वपूर्ण ही दिया हुआ है, इसलिए सब याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है ना। जैसे आर्सेनिक का है 33, ब्रोमीन का 35 जो कि द्रव अधातु है ब्रोमीन, क्रिप्टोन का 36, चांदी का है 47, कैडमियम का 48, टीन का 50, एंटीमनी का परमाणु संख्या 51, आयोडीन का हो गया 53, जीनोन का 54, सीजियम का 55, टंगस्टन का 74, टंगस्टन का परमाणु संकेत भी पूछा जाता है, डब्ल्यू है। पारा का हो गया 80, सोना का 79, सीसा का 82, और रेडियम का 88, यूरेनियम का परमाणु संख्या 92, और प्लूटोनियम का 94, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये फर्स्ट शिफ्ट का पूरा डिस्कशन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, ठीक है। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।